चिक्स 150 में इसके अंडे हैं। ये देखो सारा अप्लाई कर मशीन ब्लॉक कर अगर साथ वुचो ना कस कुस लाइफ स्टार्ट कूता छु मतलब ना चाहिए ये निकाल रो हम बाहर कर रहे हैं ये जो हमारा यूनिट है इसे कहते हैं MRCH माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अराउंड इस वक्त प्रेजेंट 635 एनिमल्स हैं जो डिफरेंट ब्रीड्स के हैं, मतलब शीप भी है हमारे पास, गोट भी है, और हमारे पास कुछ इक्वाइंस रहते हैं, हॉर्सेस रहते हैं। ठीक है, ये हॉर्सेस हमारे लिए यूज़ होते हैं जब हम हाईलैंड जाते हैं ना, बहक में या नाई में। ठीक है, उस वक्त जो हमारा लोड कैरेज होता है, जो भी कुछ हमारी रिक्वायरमेंट होती है ऊपर, वो उन्हीं पे हम उनको यूज़ करते हैं और वो ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 635 एनिमल्स है एट प्रेजेंट। हमारे पास यहाँ पर जो गोट्स में है, गोट्स में हमारे पास 3 ब्रीड्स हैं। ठीक है, एक है कश्मीरी जो इंडिजिनस ब्रीड है, उसे कहते हैं बकरवाल। दूसरा है हमारे पास पश्मीना जो लद्दाख का है, वो यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट के अंदर लाया था। तीसरा है हमारे पास बॉयर गोट। ठीक है, जो बॉयर गोट है ये एक साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये मतलब एक मीट ब्रीड है। ठीक है, इसका जो मेल है वो अराउंड उसका जो एवरेज में दे सकते हैं, जो फार्मर्स होंगे, जो प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स होंगे, उनको हम दे सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास गोट्स में 3 ब्रीड्स हैं, और शीप में हमारे पास कुछ इंडिजिनस ब्रीड्स हैं। ठीक है, और कुछ एक्सोटिक ब्रीड्स है। एक्सोटिक मतलब जो बाहर से लाई हुई है, जो बाहर से हमने लाई है उसमें इंपॉर्टेंट ब्रीड एक जो है वो है कॉरिडेल। ठीक है, ये जो हमारा स्टेशन है, यूनिट है, रिसर्च यूनिट है, इसमें जो मेन हमारा जो एक्सोटिक है वो है कॉरिडेल। और कॉरिडेल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की, जो लोकल ब्रीडर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव शीप ब्रीडर्स है, या इवन फार्मर्स भी है, उसके उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉरिडेल का रुझान है। क्योंकि ये जो कॉरिडेल है उसकी ग्रोथ जो बाहर है ना फार्मर्स के पास, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इवन अप टू 100 के ऊपर चला जाता है अगर इनको आराम से अच्छे से पाला जाए, तो 100 केजी से ऊपर इनका वेट चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ और ब्रीड्स है एक्सोटिक जो बाहर से लाई है, वो है पोल डॉर्सेट। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ हैम्पशायर के कुछ एनिमल्स हैं। इसी तरह से हमारे पास साउथ डाउन एक और एक्सोटिक ब्रीड है, वो हमारे पास है, लेकिन उनके एनिमल्स हमारे पास अभी थोड़े कम हैं। ठीक है, ये बेसिकली 1960s में जब ये अंडर शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ये हुआ करता था फॉर्म, उस वक्त उन्होंने इम्पोर्ट किया है बाहर से, और हम अभी तक उसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ब्रीड्स हैं जो कश्मीर की है, इंडिजिनस जिसे हम कहते हैं ब्रीड्स, वो हम यहाँ पर उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं, उनको यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है हमारे पास बकरवाल शीप। इसी तरह से हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट है वो है गुरेजी, जो हमने रिसेंटली यहाँ पर लाया है। करना एक और ब्रीड है यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास एक और ब्रीड है पुंछ। ठीक है, लेकिन वो पुंछी हमारे लाना है, अभी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से हमारे पास चांगथंगी है, वो लद्दाख की एक ब्रीड है, वो भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। मतलब कम मिनिमम हमारे पास 10 ब्रीड्स यहाँ पर जो है शीप की है, और 3 ब्रीड्स हमारे पास गोट्स की। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर मैनेजमेंटल सिस्टम है ना, वो सेमी एक्सटेंसिव या सेमी इंटेंसिव आप कहिए। यहाँ पर हम 9 मंथ्स ग्रेजिंग कराते हैं एनिमल्स को, और जो विंटर्स के 3 मंथ्स या 4 मंथ्स होते हैं, यहाँ पर हम इंटेंसिव फीडिंग कराते हैं। इंटेंसिव फीडिंग का मतलब होता है कि हम उनको यहीं पर खाते कंसनट्रेट्स भी देते हैं, फॉडर से रफेज भी कहते हैं वो भी देते हैं। ठीक है, बाकी उनको सिर्फ हम दिन में 1 घंटा बाहर एक्सरसाइज के लिए भेजते हैं, और जो वाटरिंग है उसके लिए हम उनको बाहर भेजते हैं। अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली इंडोर्स रहते हैं, इंटेंसिव रहते हैं इस जो विंटर पीरियड में होता है। ठीक है, तो विंटर पीरियड में हमारा जो फीडिंग मैनेजमेंट होता है, फीडिंग मैनेजमेंट मतलब हम उनको सुबह मतलब उसमें एक रफ एस्टिमेट है कि 1 kg हम फीड देते हैं, फॉडर देते हैं फॉर 40 kg एनिमल के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम उनको देते हैं। इसी तरह से जो हमारा कंसनट्रेट फीड होता है, वो अराउंड मतलब 500 to 700 तक उसको हम लेके जाते हैं। इनिशियली हम ग्रेजुअली हम इनको 100 ग्राम करके स्टार्ट करते हैं, ताकि वो उसके लिए अडेप्ट हो जाए। उसके बाद हम उनको विद ग्रेजुअल इंक्रीमेंट्स देते हैं, मतलब फिर 200, फिर 400, फिर 500 या 700 तक हम जा सकते हैं एज पर जो रिक्वायरमेंट। लैक्टेटिंग यूज़ होगी तो उनको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो जो अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक था वो था प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। जो हम प्रोफाइलैक्सिस यहाँ पर करते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देना था फॉर डिजीज़ फ्री फार्म। पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना कि फार्मिंग
जो यहाँ पर जो है ना, जो हमारा टॉपिक है फॉर प्रोफाइलैक्सिस मेजर्स फॉर डिजीज फ्री फार्मिंग। फार्मिंग मतलब यहाँ पर एनिमल फार्मिंग के बारे में जो हम रखते हैं, किस लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जो भी अन्न रखा जाता है उनको हम कहते हैं फार्म एनिमल्स। ठीक है, फार्म एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, मतलब अराउंड 60 डिफरेंट एनिमल्स हैं जो ह्यूमन्स को यूज़ होते हैं, 60 डिफरेंट एनिमल्स जो, और फिर पोल पे। ठीक है, बाकी जगहों में जैसे लद्दाख में याक भी इम्पॉर्टेंट है, या अरुणाचल प्रदेश एक और जगह है जहाँ पर मिथुन इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से फिर लोकल लेवल पे कोई बाकी जो भी एनिमल्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट, जैसे कैमल्स इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब को हम कहते हैं फार्म एनिमल्स। ठीक है, कन्वर्ट करता है इनटू आउटपुट, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। जैसे ही एनिमल बीमार हो जाता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी जो यूटिलाइजेशन है ना इनपुट्स का, वो कम हो जाता है। उस फॉर्म करने का जो एनिमल रेयर करने का मकसद क्या है, अगर आप एनिमल रेयर करोगे ना, मकसद क्या है आपका, इसलिए आप एनिमल रखोगे, एनिमल आप रखते प्रॉफिट्स है ना, मतलब आपको आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अपने आप इम्प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, आप प्रॉफिट गेन करते हो। अब इन सिचुएशन से टैकल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है ना, उसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे जाओगे, या तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे जाओगे। क्यूरेटिव हेल्थ केयर जो होता है कि मतलब एनिमल बीमार हो गया, आपने उसको ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, दूसरा होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव होगा कि आप कोशिश कर रहे हो कि एनिमल में बीमारी हो ही ना। ठीक है, जैसे अगर आप क्यूरेटिव हेल्थ केयर में अगर आप देखोगे ना, मतलब जैसे एनिमल बीमार हो गया, ठीक है, तो अगर आप बीमार हो गया, आपने उसको ट्रीट किया, वो मतलब ठीक हो गया पूरी तरह से। ठीक है, और उसका जो प्रोडक्शन लेवल था ना वो पहले की तरह आया या उससे भी ज़्यादा चला गया, लेकिन अब आप प्रॉफिट में जा रहे हो कि नुकसान में जा रहे हो? अब आप प्रॉफिट में जा रहे हो फिर प्रॉफिट में कैसे जाएंगे? देखो, आपने जो ट्रीट किया ना, ट्रीटमेंट के लिए आपको जो दवाई लगी, जो वेटनरी आपको मतलब डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए, उसके लिए भी आपका पैसा लगा। ठीक है, तो वो पैसा जो आपका प्रॉफिट था वो उसी में से निकला ना। सो अगर आप एनिमल को ट्रीट भी करें ना, वो ठीक पूरी तरह से ठीक भी हुआ और उसकी प्रोडक्शन लेवल भी ऑप्टिमम आ गए, तब भी आपका फार्म का नुकसान हो गया। ठीक है, सो क्यूरेटिव जो हेल्थ केयर है ना, वो हमारे लिए वायबल नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए फिर भी हम उसमें नुकसानदेह हो जाते हैं। तो हमारा जो फोकस रहता है ना, जब फार्मिंग में पर्टिकुलरली जब आप फार्म रखते हो, तो हमारा फोकस रहता है किसके लिए, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे, कि हम कोशिश करते हैं कि डिजीज़ जो हमारे फार्म पे वो आए ही ना। अगर डिजीज़ आपके फार्म पे नहीं आ रही है तो मतलब आपका जो प्रोडक्टिविटी है ठीक रहेगा और आपका प्रॉफिट लेवल भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब लेकिन अब इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक होता है मतलब जो हम कहते हैं फॉर्म बायोसिक्योरिटी, एक कंसेप्ट है बायोसिक्योरिटी का कंसेप्ट। बायोसिक्योरिटी का मतलब है कि आप कोशिश करें कि डिजीज़ जो है ना, डिजीज़ आपके फॉर्म में आनी ही नहीं चाहिए, आपके फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, एनिमल्स में नहीं, डिजीज़ आपके फॉर्म में ही नहीं आनी चाहिए। तो वो है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी में मतलब आपको कोशिश करनी है कि मतलब ऐसे मतलब मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस करनी है कि आपको फॉर्म पे जो डिजीज़ है बाहर से वो ना आ सके। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम एक क्लोज्ड हर्ड रखें। क्लोज्ड हर्ड का मतलब है कि जब आपके पास एनिमल्स है ना, आप वही एनिमल्स को आगे चलाते रहो, बाहर से एनिमल्स को ना लाओ, किसी से खरीद के अपने फार्म पे ना लाओ, क्योंकि वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तो एनिमल जो हो गया वो डिजीज हो गया, क्योंकि कुछ डिजीज़ है जो जल्दी सिम्टम्स नहीं दिखाता। ठीक है, सो बेस्ट है कि आप हर्ड को अपना क्लोज रखो, तो जितना आपका हर्ड क्लोज रहेगा आपका चांस जो है ना डिजीज अक्रंस का वो कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि वैसा पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता नहीं है, तो हमें एनिमल्स मतलब लाने पड़ते हैं बाहर से। ठीक है, फॉर्म सस्टेन करने के लिए, तो उस वक्त फिर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस है, जैसे क्वारंटाइन हम कहते हैं। जैसे सभी को पता है, जैसे कोरोना वायरस के दौरान हमने क्वारंटाइन किया ना इंसानों को, इसी तरह से जब एनिमल्स हम बाहर से लाए अपने फॉर्म पे, तो उसको पहले क्वारंटाइन रखना है 40 डेज़ तक। हम मिनिमम कहते हैं कि 40 डेज़ तक हमें उसको अपने जो एनिमल्स हैं उनसे दूर रखना है। ठीक है, तो वो मेजर्स, कुछ मेजर ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम अपने फॉर्म पे डिजीज़ को आने नहीं देंगे। अब मान लो कुछ डिजीज़ है जो आपके फॉर्म में है, आपको पता है कि मेरे एनिमल्स में कुछ एनिमल में ऐसा डिजीज़ है और ईयरली ये डिजीज़ आ रही है। ठीक है, पर्टिकुलरली हमारा जो प्रोफाइलैक्सिस है ना, वो मोस्टली इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वैक्सीन अवेलेबल है कुछ डिजीज़ के लिए, पर्टिकुलरली जो मेजर डिजीज़ है। ठीक है, कुछ डिजीज़ मतलब हर किसी मुल्क में जो है ना अपनी अपनी ओब्लिगेटरी वैक्सीन रखी हुई है। ठीक है, कि कुछ डिजीज़ के लिए आपको वैक्सीन करना ही करना है, वो ओब्लिगेटरी है, जैसे हम कहते हैं कोर वैक्सीन है कुछ। ठीक है, तो आपको वो वैक्सीन करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एट नेशनल लेवल भी बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन कर सकता है। ठीक है,
तो जैसे शीप गोट में हमारे लिए यहाँ पर है, हम पहले जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन है वो है, तो उसे कहते हैं ईटी वैक्सीन, एंटीरोटॉक्सीमिया वैक्सीन, ठीक है। इसी तरह से एक और है, उसे कहते हैं हम शीप पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। वो भी हमारे मतलब ये जो है मतलब पर्टिकुलरली जो कश्मीर ये के लिए वो एक इम्पोर्टेंट कोर वैक्सीन है शीप एंड गोट के लिए। इसी तरह से एक और वैक्सीन है एफएमडी वैक्सीन, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह से चौथी और एक और वैक्सीन है वो है पीपीआर वैक्सीन। ये 4 कोर वैक्सीन यहाँ पर हैं जो हमें करनी है। इसके बगैर भी बाकी कुछ वैक्सीन हैं, लेकिन वो अगर अवेलेबल है तो आप कर सकते हो, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो बेसिकली जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन काम कैसे करती है, आपको कुछ आइडिया है कि वैक्सीन करती कैसे काम? इम्यूनिटी डेवलप करते हैं ना, ठीक है। सो क्या नाम है इसका, जो कोरोना वायरस हुआ था सभी में नहीं हुआ था, ठीक है, किसी में हुआ था किसी में नहीं हुआ था। और उसमें भी मतलब जिसमें जैसे इनोकुलम कहते हैं डोज, जैसे एक लेवल चाहिए इन्फेक्शन की जिससे डिजीज़ हो सकती है, अगर उस लेवल से कम होगी तो डिजीज़ होना कम चांसेस है, ठीक है। सो इसी तरह से क्या होता है, जो वैक्सीन में होता है वो इनोकुलम होता है, वो उतना होता है कि आपका बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्ड करता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता कि वो आपकी बॉडी को ओवरवेलम करे, आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको ओवरवेलम करके इन्फेक्शन कर सके, ठीक है। सो उसमें उतना ही डोज होता है कि वो सिर्फ इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कर सके, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो आप वैक्सीन करते हो तो ये जो हमारा बॉडी है, सिस्टम है, ये रिएक्ट करता है, ठीक है, रेस्पॉन्स देता है उसके लिए, इम्यून रेस्पॉन्स देता है। तो इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो जो ये जो वहाँ से वैक्सीन आया ना, ये जो एजेंट अब बॉडी में आया ना, उसको वो एक मतलब फॉरेन एंटाइटी उसको एक्सेप्ट करता है, एक फॉरेन चीज़ है। जो भी कोई बॉडी में कोई फॉरेन चीज़ आता है उसको वो क्या करते हैं, उस पर वो अटैक करते हैं, उस पर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट होती है और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, वो उसको न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। इतना ही नहीं, एंटीबॉडीज ही नहीं बनती है, एक और चीज़ बनती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें कहते हैं मेमोरी सेल्स। क्या कहते हैं? ये जो मेमोरी सेल्स है ना, ये इस फॉरेन पार्टिकल को याद रखती है, इस एंटीजन को याद रखती है, ठीक है। तो ज़िंदगी में फिर अगर दोबारा कभी ये इन्फेक्शन हुआ ना, वो उसको मतलब इंस्टेंटली उसको रिकग्नाइज करती है और उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स रहता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है, ठीक है। तो उसको वो इन्फेक्शन वो होने नहीं देती, ठीक है। सो इसलिए जो वैक्सीन होता है ना, वो थोड़ा सा जो बॉडी को वो प्राइम करते हैं, उसका मकसद ही होता है कि वो बॉडी को वो मिमिक करती है इस इन्फेक्शन को, ठीक है, ताकि बॉडी इसके खिलाफ रेस्पॉन्स करे, मेमोरी टी सेल्स जनरेट करे। वो मेमोरी टी सेल्स फिर हमारे लिए इम्यूनिटी जो लाइफ लॉन्ग नहीं, जितना वो फिर होता है कि मतलब किसी लेवल तक वो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है। ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो 1 ईयर तक मैक्सिमम ज़्यादातर जो वैक्सीन है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। पीपीआर एक वैक्सीन है जो 3 ईयर्स तक जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। वैसा ही होता है इन्फेक्शन के साथ भी, जैसे अगर नेचुरली अगर वैक्सीन के बगैर भी जैसे इन्फेक्शन हुआ ना, तब भी बॉडी रिएक्ट करती है, तब भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है। लेकिन वो जो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है ना, जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है, वो स्लो होता है, क्योंकि उसने इससे पहले इसको कभी देखा नहीं होता है, ठीक है। सो उसको प्रॉपरली उसको न्यूट्रलाइज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब मिनिमम कहते हैं कि 7 to 14 डेज लग जाता है इसको, जो नेचुरल इन्फेक्शन है ना उसको न्यूट्रलाइज जो मतलब नेचुरली इन्फेक्शन जब होता है बॉडी को उसको न्यूट्रलाइज करने में कम से कम 7 से 14 दिन लगते हैं। इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीज़। ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीज़ मतलब ये कोई बाउंड्री देखती नहीं, मतलब ये अगर एक जगह हो हुई है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ये पूरे गाँव को मतलब पूरे कॉन्टिनेंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है। ट्रांसबाउंड्री बियॉन्ड बाउंड्री जा सकती है, ठीक है। तो इससे हर साल इवन जो इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है, ठीक है। जब ये अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। लेकिन इसमें बेस्ट क्या है, अगर आप पहले ही प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स इसमें ले लेना, वैक्सीनेशन सबसे बेस्ट है, ठीक है। हमारा मकसद रहता है कि कम से कम वैक्सीनेशन है ना 80% वैक्सीनेशन कम से कम होनी चाहिए। जैसे कहते थे ना कोरोना वायरस में 80% वैक्सीनेशन लाओ, क्यों? क्योंकि उससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है कि मतलब जो 80% अगर एनिमल्स हो गए ना आपके इम्यूनाइज हो गए, तो फिर ये जो इन्फेक्शन है ना ये सस्टेन नहीं कर पाता है खुद से, ठीक है। तो उसकी वजह से आप इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अब वैक्सीनेशन में भी जो है इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे प्राइमरी वैक्सीनेशन हम कहते हैं। प्राइमरी वैक्सीनेशन होती है जब हम पहले वैक्सीनेशन करते हैं ना इनिशियली, तो उसमें रेस्पॉन्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये है कि मेमोरी टी सेल बनती है और क्या नाम इसका एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है।
लेकिन कुछ वैक्सीन के लिए ये मतलब कंपनी से ही आता है कि आपको बूस्टर डोज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? बूस्टर डोज का मतलब होता है कि मतलब जैसे ही विथ टाइम जो इम्यूनिटी है ना वो वेन हो जाती है, कम होती जाती है, तो उसको थोड़ा सा ऑप्टिमम करने के लिए आपको फिर से कभी कभी सेकेंड इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक। सो उसको हम कहते हैं बूस्टर डोज, ठीक है। फिर ये जो एक बार आपने वैक्सीन किया ना, ये फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देती। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं होती, ये मतलब ख़त्म हो जाती है विद टाइम। मैक्सिमम मान लो 1 साल तक ये वैक्सीनेशन काम करती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है इम्यूनिटी। तो इसलिए आपको एनुअली एनिमल्स को वैक्सीनेट करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एनुअल री वैक्सीनेशन, ठीक है। सो एक थे प्राइमरी वैक्सीनेशन, उसके बाद आप बूस्टर डोज कर सकते हो, और फिर एनुअल री वैक्सीनेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब वैक्सीनेशन में ये भी कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे एनिमल, इसका एज का भी बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। जैसे यंग एनिमल्स को आप वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब उनमें इम्यून सिस्टम अभी डेवलप नहीं होता है, तो रेस्पॉन्स भी उतना नहीं रहता, इसलिए उसको करने का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं। तो एक स्पेसिफिक एजेस दी होती है जब आप वैक्सीनेशन कर सकते हो, जैसे FMD जो मेन वैक्सीन है कैटल में, उसमें आप मोस्टली हम कहते हैं कि 3 से 4 मंथ के बाद आप वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि 3 या 4 मंथ तक जो एनिमल है, जो कॉव है, छोटा बच्चा है, वो उसमें इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप वैक्सीनेशन के बारे में है। उसके बाद हमारा एक और चीज़ है, वो है डीवर्मिंग, ठीक है। सो डीवर्मिंग में क्या होता है, वर्म्स है, इंटरनल पैरासाइट जो होते हैं ना एनिमल्स में, कुछ पैरासाइट होते हैं इंटरनल पैरासाइट, ठीक है। तो इंटरनल पैरासाइट क्या करते हैं, या तो वो कुछ पैरासाइट्स जो मतलब एनिमल खाता है ना, मतलब वो अपनी जो फीड है, जो अपना ग़िज़ा है, वो एनिमल के उसमें से ही सिस्टम में से ही निकालता है, ठीक है। तो एनिमल जितना ग्रो करना चाहिए वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो एनर्जी अमाउंट है या बाकी चीज़ें वो कम होता जा रहा है। सेकेंडली कुछ पैरासाइट्स हैं जो ब्लड सकिंग पैरासाइट्स हैं, वो ब्लड कम कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, और उसकी वजह से भी जानवर का जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो उसके लिए कुछ एजेंट्स आते हैं, डिवर्मिंग एजेंट्स आते हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। उसकी वजह से जो मतलब वो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए फिर पैरासाइट्स का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है। सो ये जस्ट था कि मतलब जो प्रोफाइलैक्सिस हम करते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको थोड़ा सा फॉर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। को अलग कर रखा है फॉर फीडिंग, तो हम इंडिविजुअल फीडिंग कर रहे हैं अलग। यहाँ पर ये जो है ना फूल वाले, ये मैंगलोर ये जो है ना फॉर्म डिज़ाइनिंग में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ये है फुट डिप्स, ठीक है। फुट डिप क्या होता है, जब बाहर से आते हैं ना, तो ये इसके थ्रू चले जाते हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ डिसइंफेक्टेंट रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर या तो हम पोटेशियम परमेंगनेट रखते हैं, या ये हमारे पास इस वक्त फिनाइल, ठीक है। सो जानवर जब बाहर से आते हैं ना, वो इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, मतलब उनके पैर वहाँ दिन भर रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो फीकल इनके पीस से जाते हैं। तो जब ये वहाँ से आते हैं, ये एनिमल इसके पास करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको डिसइंफेक्ट करके चले जाते हैं, ठीक है। 17 से तो अब ये ना बेसिकली ग्रुप इंस्टिंक्ट रहता है इनका, एनिमल्स का हमेशा, जो पर्टिकुलरली शीप जो होता है ना, इनमें ग्रुप इंस्टिंक्ट रहता है। ये अभी ग्रुप यहाँ से चला गया ना, ये यहाँ से कभी नहीं आएगा, यहाँ से हम जाते हैं, फिर ग्रुप के साथ ही जाते हैं। जो अलग अलग कमरे हैं ना, इनको कैंप्स कहते हैं, ठीक है। कहीं कैंप्स एक एनिमल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये और बाकी जो आगे जो आप देख रहे हो ना, इन्हें कहते हैं मैनेजर, जिसमें हम फीड और थोड़ा प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका नाम है बॉयल, ठीक है। ये देखो यहाँ का मंजूर आराम से कोई भी फॉर्म, लाइव स्टॉक फॉर्म, चाहे शीप फॉर्म, गोट फॉर्म, ठीक है, डेयरी, पोल्ट्री फार्म, जो भी फॉर्म होता है, इसको चलाने के लिए, इसको एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनाने के लिए हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है, ठीक है। रिकॉर्ड्स की ज़रूरत, तो हर एक फॉर्म पे अपने अपने रिकॉर्ड्स होते हैं, ये डिपेंड करता है वो कौन सा फॉर्म है, उसी हिसाब से वहाँ पर रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। सपोज़ ये है रैबिट फॉर्म, यहाँ पर ये है ना फॉर्म, फिर हम रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारा डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे आपकी ये है ना प्रोडक्शन स्टेज कौन सा है। जैसे अभी आपने नया रजिस्टर फॉर्म रजिस्टर, तो उसमें सबसे पहले एंट्री हो जाएगी इनकी
रैबिट्स की एंट्री जो आपने खरीदे हैं, अडल्ट खरीदे हैं तो आप वही एज सच करोगे, ये इनको रिकॉर्ड, उसमें से आप सबसे पहले उनका बॉडी वेट करोगे, ठीक है। पहला रिकॉर्ड रहेगा आपका अराइवल डेट, ये अराइवल एंड डिस्पोजल रजिस्टर, कब लाए कब डिस्पोज किए, फिर नंबर ऑफ ये क्या था, लीटर साइज क्या था, लीटर साइज मीन इनका कितने ये बर्थ, कितने एनिमल की बर्थ की उन्होंने, ठीक है। जैसे इनका 5 to 6 या 7 to 8 भी हो जाता है कभी एवरेज, तो वो सारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। देन आपको डेली मेंटेन करना है। फिर होते हैं डेली रूटीन प्रैक्टिस। रूटीन प्रैक्टिस में जैसे आप वाटरिंग करोगे, वाटरिंग रजिस्टर, फिर फीडिंग तो वो भी डेली करनी है, वो भी ठीक है, उसके लिए अलग रजिस्टर, ठीक है, फीडिंग रजिस्टर। फिर मेडिसिन वो रूटीन में नहीं है, वो आपको कभी कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे वैक्सीन देना है, आपको मेंटेन करना है। ये होता है हार्ड रिकॉर्ड, जो यही रिकॉर्ड आप कंप्यूटर पे कर सकते हो, वो आपको वो रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, ये डेटा कंप्यूटर में आएगा, दैट इज़ इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में। तो वो रिकॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर उस रिकॉर्ड की भी अपनी सिग्निफिकेंस है और उस रिकॉर्ड की भी अपनी सिग्निफिकेंस है। ये जो एज सच आप हार्ड रिकॉर्ड रखते हो ना, ये इजी होता है लिखना, पेंसिल लाया, कॉपी लाई और लिखना। इसके बगैर जो आप कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करोगे ना, वो डेटा, उसमें आपको इक्विपमेंट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, देन ऑपरेटर चाहिए, देन आपको लाइट चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा हेक्टिक है ये, लेकिन वंस द टेक्निकल पर्सन आर अवेलेबल विद यू, देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट द डेटा, इसमें जो डेटा जनरेट होगा ना, वो बहुत प्रेशियस होता है, उससे आप एनालिसिस कर सकते हो उस डेटा से, और उससे आप एनालिसिस कर सकते हो उस डेटा में, आप फिर अकॉर्डिंगली प्रिज्यूम कर सकते हो सीजनल डिजीज़ तो नहीं आ गई, ठीक है, और इनका फीड कंजप्शन कितना है, किस स्टेज पे, फिजियोलॉजिकल स्टेज पे इनको कितना फीड लगेगा, किस सीज़न में कितना फीड लगेगा, टाइप ऑफ फीड कौन सा लगेगा, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जितने भी मॉडर्न फॉर्म्स होते हैं ना, कोई भी फॉर्म, वहाँ पर सारा डेटा, कंप्यूटराइज्ड डेटा, डिजिटल डेटा जिसको बोलते हैं, वो मेंटेन करते हैं। हार्ड ये भी करते हैं, डेटा रजिस्टर पर वो भी करते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज्ड डिजिटल डेटा है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिर एनालिसिस में और मैकेनाइजेशन या जो भी ऑटोमेशन होते हैं ना आजकल मॉडर्न फार्मिंग में, तो वो सारा डेटा हमें ज़रूरत लगती है। रिकॉर्ड्स तो बहुत होते हैं फॉर्म पर, वो डिपेंड करता है। ये तो एक सिंपल, एक छोटा मोटा एक फॉर्म है। अगर आप शीप में भी आपने देखोगे रिकॉर्ड्स, उसके बाद पोल्ट्री भी है हमारे पास, डेयरी भी है, ठीक है, डेयरी यूनिट यहाँ पर ही है हमारा, वहाँ आप रिकॉर्ड दे सकते हो। जैसे काविंग का अलग है, डेली मिल्क प्रोडक्शन का कितना है, फीड कितना दिया हमने, उसके बाद डिस्पोजल ऑफ एनिमल कितना दिया, देन फाइनेंशियल डेटा होता है, फाइनेंस रिलेटेड जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि डेटा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा जो एंटरप्राइज है ये फ़ायदे में है कि नुकसान में है। जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं डेटा, ठीक है, तो हम कुछ पता नहीं चलेगा। उस हिसाब से फार्मर हर एक चीज़ मेंटेन करता है। आप देखो, अगर एक अनपढ़ फार्मर भी होगा, वो हर कोई चीज़ रिकॉर्ड रखता है, या खुद वो अगर वो थोड़ा पढ़ा है तो लिखता है, अगर नहीं तो वो किसी से वो लिखवाता है, ठीक है। तो डेटा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर रनिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्राइज। फार्मिंग जो भी है, शीप फार्मिंग, गोट फार्मिंग, डेयरी, कैटल, ये पोल्ट्री, तो रिकॉर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मेंटेन करना। इफ़ यू वांट टू रन ए सक्सेसफुल बिजनेस, सक्सेसफुल फार्मिंग, तो आप अच्छे हिसाब से सारा डेट, जब तक आपको ये ना पता चलेगा इसकी पेडिग्री ये कहाँ से आए, इसके ये सायर क्या था, डैम क्या था, वो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप किस हिसाब से बोलोगे कि ये एनिमल, या अगर आपको एनिमल परचेज़ करनी है, सपोज डेयरी एनिमल आपको परचेज़ करना है, तो वो एनिमल आप कैसे परचेज़ करोगे? जब उसका रिकॉर्ड होगा, है ना, इसने कितना दूध दिया है पिछले महीने या पिछले दिनों से, हफ्ते से कितना दूध दे रही है, या अगर वो यंग ही है, कॉफ ही है, अभी कॉफ का भी आप उसको खरीद सकते हो, डिपेंड उसका क्या रिकॉर्ड है, उसकी जो टाइम थी, उसने कितना मिल्क दिया था, उसकी इंटर काविंग पीरियड क्या था, फर्स्ट काविंग कब हुई थी उसकी,
कितनी लैक्टेशन हो गई उसकी, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन कितना, ये सो डेटा सारा इंपॉर्टेंट होता है। डेटा नाउअडेज इज कंसिडर्ड इज अ पावर, ठीक है, डेटा इज एवरीथिंग। प्रेजेंटेशन ये अंगूरा है, ये ग्रे जैंट, ठीक है, ये वाला है ना ग्रे जैंट है।